अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है सिस्टम। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स करवा रही हूँ ताकि उसके बाद हमारे पास जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हम वो करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, जल्दी से हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास ऑलमोस्ट 20 प्रोटीन्स आ जाती हैं। ये सारी नॉर्मल ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन्स होती हैं इनएक्टिव फॉर्म में। फिर जब ये एक्टिवेट होती हैं तो एज अ प्रोटीज एक्ट करती हैं और एक प्रोटीन एक्टिव होकर दूसरी को एक्टिव कर देगी, फिर वो तीसरी को एक्टिव कर देगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि ये इनको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स हैं ना, उनके फंक्शन को, उनके इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यानी उनके इफेक्ट को बढ़ा देती हैं, उनका साथ देती हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। हमारे इनेट होस्ट डिफेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके मेनली 3 इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाले में भी पढ़ के हैं कि सेल्स की लाइसिस करा देता है मैक कॉम्प्लेक्स बनाकर। दूसरा इसका इफेक्ट होता है कि मीडिएटर की जनरेशन कराता है, वो वाले मीडिएटर जो इन्फ्लेमेशन में रिक्वायर होते हैं, ठीक है, और वो वाले मीडिएटर जो न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये उन मीडिएटर्स की जनरेशन करवाता है। नंबर 3, ऑप्सोनाइजेशन भी करता है। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब है, यानी किसी माइक्रोब के साथ अटैच हो जाएगा इसका कोई कंपोनेंट, और उस फिर जब ये इसका कंपोनेंट माइक्रोब के साथ अटैच हो जाएगा तो मैक्रोफेजेस बड़ी जल्दी से उस माइक्रोब को खा लेते हैं, क्योंकि मैक्रोफेजेस को एक इंडिकेशन मिल जाती है अगर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट का कंपोनेंट अटैच है, यानी इस माइक्रोब को मारना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 इसके मेन फंक्शन है, लाइसिस करा दी, मेडिएटर बनवा दी और ऑप्सोनाइजेशन करा दी। अब आ जाते हैं जी एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक बहुत मेन टॉपिक समझ लो इस चैप्टर का है। और अगर मैं कहूँ कि ये हमने जनरल पैथो में भी पढ़ा हुआ है, तो जिसने तो जनरल पैथो को भी मेरे लेक्चर इन्फ्लेमेशन के लिए हुए हैं तो उसको तो इसकी समझ होगी, जिसने नहीं लिया उसको भी मैं अब बता देती हूँ। हमारे पास एक्टिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की होती है जी 3 तरह से। एक हमारे पास होता है क्लासिकल पाथवे, अब आप लोगों ने गौर से समझना है। एक होता है हमारे पास क्लासिकल पाथवे, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है जी लेक्टिन पाथवे, लेक्टिन पाथवे, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे। तीसरा हमारे पास होता है जी ऑल्टरनेटिव पाथवे। सही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिकल। क्लासिकल में हमारे जहन में हमेशा आना चाहिए जब क्लासिकल पाथवे की बात हो कोई एंटीबॉडी रिलेटेड कोई चीज़ होने लगी है, क्योंकि क्लासिकली वही होता है ना। अच्छा, अब क्लासिकल पाथवे में होता कुछ यूँ है कि हमारे पास माइक्रोब आया। अच्छा, माइक्रोब का वर्ड यूज़ करूँगी मैं। माइक्रोब आया हमारे पास और उस माइक्रोब के अगेंस्ट बनी एंटीबॉडीज़। अब माइक्रोब के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीबॉडीज़ आके उसके साथ बाइंड कर गई, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया माइक्रोब और एंटीबॉडीज़ का। अब हमारे पास क्या हुआ कि इस एंटीबॉडी ने फिर आगे करा दी, ये एंटीबॉडी जो थी वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाली थी, इसने करा दिया कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के किसी कंपोनेंट को एक्टिवेट करा दिया। और वो कंपोनेंट क्या कौन सा होता है, वो होता है जी C1। एंटीबॉडी जब माइक्रोब के साथ बाइंड की तो इसने C1 को करा दिया एक्टिवेट। जब C1 एक्टिवेट हो जाएगा तो मैंने क्या कहा था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाएं तो क्या किसके तौर पे एक्ट करती हैं, प्रोटीएज के तौर पर। अब ये प्रोटीएज के तौर पे एक्ट करेगा और ये आगे एक्टिवेट करा देगा C4 और C2 को, 2 कंपोनेंट्स को और एक्टिवेट करा देगा। अब जब ये इनको एक्टिवेट करा देगा तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C4b और C2b। इसको हम नाम देते हैं C3 कन्वर्टेज का, यानी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, इसने आगे C3 को कन्वर्ट कराना होता है। ये C3 पे एक्ट करता है और C3 को कन्वर्ट करा देता है C3a में और C3b में। C3a जो है हमारे पास ये भी अलग हो जाती है, C3b अलग। अब C3a का अभी से आप लोग नोट कर लें कि एनाफाइलोटॉक्सिन है, बड़ी इंपॉर्टेंट। एनाफाइलोटॉक्सिन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास मैस्ट सेल से हिस्टामिन वगैरह जैसे जो मीडिएटर है उनको रिलीज़ करवाती है, तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन रोल प्ले करती है। C3a का ये फंक्शन आपने हमेशा याद रखना, ए से याद रखो, एनाफाइलोटॉक्सिन है यानी हिस्टामिन रिलीज़ कराती है। और C3b का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि ये ऑप्सोनाइजेशन कराती है, यानी किसी भी माइक्रोब के साथ, यानी इसी माइक्रोब के साथ जाके अटैच हो जाएगी और इस माइक्रोब की फिर फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस बड़ी जल्दी कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये तो हमने देख लिया कि C3a C3b का अपना अपना क्या फंक्शन है, लेकिन C3b का एक और फंक्शन भी है। C3b क्या करेगी, अब ये जो पहले से ही C4b C2b मिले हुए थे, C3b इनके साथ मिल जाएगी। अब हमारे पास C4b C2b और C3b हो गए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये C5 कन्वर्टेज है, यानी इसने C5 को एक्टिवेट करना है। ये जाएगा और जाके C5 को तोड़ देगा C5a में और C5b में। अब यहाँ पर अगेन जो C5 है वो एनाफाइलोटॉक्सिन है। अब एनाफाइलोटॉक्सिन क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो C3a C5a दोनों एनाफाइलोटॉक्सिन होते हैं। अब C5b हमारे पास क्या करेगा, ये आगे जाएगा और ये जाकर एक्टिवेट कर देगा C6 और C7 को और उनको अपने साथ अटैच कर लेगा, फिर C8 और C9 को और उनको भी अपने साथ अटैच कर लेगा। अब हमारे पास क्या बना, C5b C6 C7 C8 C9, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको हम कहते हैं मैक कॉम्प्लेक्स, और ये है हमारे पास लिटिक कॉम्प्लेक्स जो डिफरेंट सेल्स की लाइसिस कराएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की सारा हमने देख लिया। ये किस केस में होता है, क्लासिकल पाथवे में, कि एंटीबॉडी ने C1 को एक्टिवेट कराया, उसने आगे 4 और 2 को करा के C3 कन्वर्टेज बना दिया। C3 जब एक्टिवेट हुआ
उसने C5 को उसने उन्हीं के साथ बाइंड करके C5 कन्वर्टेज बना दिया, C5 एक्टिवेट हुआ तो उसने 6, 7, 8, 9 को साथ मिला के मैक कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये हो गया जी क्लासिकल पाथवे। अब मैं इसी पेज पर यहाँ पर आपको बता देती हूँ लेक्टिन पाथवे। ठीक है, लेक्टिन पाथवे में क्या होता है कि जो माइक्रोब आया है ना, वो माइक्रोब एंटीबॉडी के साथ बाइंड